Hello dear students, welcome to the platform of Teacher Educator. Today, let me explain to you about how to write a Hindi lesson plan. Generally, we do not get Hindi method students here in Bangalore. I am using here a previously written format. So, here the unit title is Kashmiri Save. So, unit means एक हिंदी का जो पार्ट है उसको हम यूनिट कहेंगे. तो लेसन प्लान जब आप बनाते हैं इधर पढ़ाने के लिए टीचिंग प्रैक्टिस के दौरान, तो सबसे पहले क्या किया जाता है कि एक पूरे पाठ को हम एक यूनिट मानकर उस पूरे पाठ को हम सब यूनिट्स में उप इकाइयों में बांट लेते हैं. ठीक है. तो उस जैसे मान लीजिए एक पाठ में गद्यांश होंगे, 10 से 12 पंक्तियों के गद्यांश होंगे. सो प्रत्येक गद्यांश जो है एक उप इकाई समझा जाता है. अब उसके बाद में उस एक उप इकाई को लेकर हम जो है गद्यांश की और आपके पाठ योजना की रचना करते हैं. अभी किस आधार पर आप उप इकाई को चुनेंगे, ये क्वेश्चन आता है, राइट. तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, जब हम पूरे पाठ को पढ़ रहे हैं तो उस पाठ को पढ़ते समय जो सूचना या कहानी जो पाठ की है, उस कहानी में क्या क्या मुख्य बिंदु जो आए हैं, कितनी जो घटना है वो हो चुकी है, उस आधार पर उप इकाई बनाई जाती है. तो एक उप इकाई में कम से कम एक जो आइडिया है वो कंप्लीट होना चाहिए या एक इवेंट कंप्लीट होनी चाहिए. ऐसे नहीं होता कि आपका जो इवेंट है वो अधूरा रह गया है आपकी उप इकाई 1 में और आपने केवल उतना ही पढ़ाया है, तो क्या होगा, विद्यार्थियों को सूचना आधी जाएगी. ठीक है. तो उसके आधार पर आप जो है 10 से 12 पंक्तियों का एक गद्यांश को उप इकाई बना सकते हैं. मुख्य विचार यह है इसमें कि एक आइडिया कंप्लीट होना चाहिए. तो आप देख सकते हैं इधर लेसन प्लान 1 यूनिट जो और पाठ का नाम है कश्मीरी सेव, और आगे देखते हैं कि इसमें हम क्या करेंगे. ठीक है. तो लेसन प्लान लिखते समय सबसे पहले जो है यहाँ पर ये पाठ योजना 1 है. पार्ट 2 कश्मीरी सेव, लेखक जो मुंशी प्रेमचंद है, कक्षा 10 का पाठ है ये. ठीक है. तो सबसे पहले यहाँ पर लेखक परिचय दिया गया है. अच्छा, गद्य ये आपका लेसन प्लान बनाते समय, हिंदी की पाठ योजना करते समय हर बार ये आवश्यक नहीं होता है कि आप जो है लेखक परिचय दें, क्योंकि मुंशी प्रेमचंद हिंदी भाषा के बहुत बड़े साहित्यकार रहे हैं और हमारे देश में साहित्य को एक चरम सीमा पर पहुंचाने पर इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है. इस वजह से मुंशी प्रेमचंद के बारे में विद्यार्थियों को जानना बहुत आवश्यक है, बिकॉज इट इज़ अ लिटरेरी हेरिटेज और लीनिएज विच यू आर गोइंग टू ट्रांसफर टू द स्टूडेंट्स इफ़ यू टेल अबाउट मुंशी प्रेमचंद, राइट. सो तो आप वो मुंशी प्रेमचंद के बारे में विद्यार्थियों को बता सकते हैं, इसलिए उसके बारे में यहाँ पर लिख दिया है, विच इज़ नॉट नेसेसरी टू ब्रिंग अबाउट. नाउ कमिंग टू द लेसन प्लान राइटिंग, आपको यहाँ सबसे पहले आप ऊपर देखेंगे, इधर है विषय हिंदी, पाठ कश्मीरी सेव, दिनांक अवधि 40 मिनट और पाठ संख्या 2 है, कक्षा 10 का पाठ है. तो यहाँ पर अभी आप देखेंगे टुवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड मैंने लिखा है, यहाँ जो लिखा गया है वो है शिक्षण बिंदु. ठीक है. शिक्षण बिंदु मतलब क्या है कि हम आज की कक्षा में कौन कौन से मुख्य, व्हाट आर द बेसिक टीचिंग पॉइंट्स विच वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इन टुडेज क्लास, और व्हाट माई स्टूडेंट्स आर गोइंग टू लर्न इन टुडेज क्लास. दोज बेसिक टीचिंग पॉइंट्स हम यहाँ पर लिख लेंगे. तो ये आपकी इकाई जो है पाठ का नाम है कश्मीरी से. उप इकाई जो सब यूनिट है वो हमने क्या किया, जो उप इकाई हमने ली है उस उप इकाई को पढ़ने के बाद में हम ये देखेंगे उसमें कौन सी मुख्य बात कही गई है. उसके आधार पर वी आर गोइंग टू गिव वन टाइटल टू दैट सब यूनिट, राइट. फिर शब्दावली आप देंगे यहाँ पे. यहाँ पर शब्दावली का मतलब क्या है, दी वर्ड्स ऑफ एक्टिव वोकैबुलरी, ऐसे शब्द जो कि विद्यार्थी अपनी दिन प्रतिदिन के कम्युनिकेशन में, संप्रेषण में उपयोग में लाते हैं. ऐसे 2 शब्दों को हम ले लेंगे और उन 2 शब्दों को हम यहाँ पे शब्दावली या सक्रिय शब्दावली के अंदर लिख देंगे. तो पहला शब्द प्रवृत्ति और दूसरा है मोल भाव. ठीक है. ये शब्द ले लिया हमने और ये शब्द का चयन अकॉर्डिंग टू द एज ग्रुप, अकॉर्डिंग टू द साइकोलॉजिकल कंडीशन ऑफ द साइकोलॉजिकल कंडीशन, आई मीन टू से द लर्निंग लेवल ऑफ द चाइल्ड, आपको ये जो शब्द है वो चूज करना पड़ेगा. देन शब्द सूची में कौन से शब्द आएंगे, वी हैव 2 टाइप ऑफ द वोकैब, राइट. दैट इज वन इज द एक्टिव वोकैबुलरी एंड द सेकंड वन वी हैव द रिकॉग्निशन वोकैबुलरी. तो सक्रिय शब्दावली में हम कम्युनिकेशन के शब्द लाते हैं जो डेली यूज में बहुत काम में आते हैं. यहाँ पे शब्द सूची
में हम वो शब्द लाएंगे जो विद्यार्थियों को शब्दों का अर्थ तो आना चाहिए, लेकिन क्या होता है कि हमेशा उन शब्दों का जो बच्चा उपयोग में लाए ऐसा कोई आवश्यक नहीं है। उसी प्रकार से हिंदी के जैसे कुछ शब्द हो गए आपके मेवा फरोशों या प्रोटीन है, डॉक्टर है, मूल भाव भी जैसे यहाँ से फिर से रिपीट हो गया है, वो मूल भाव दोबारा से नहीं आएगा क्योंकि ऑलरेडी वो एक्टिव वोकैबुलरी में आ चुका है, ठीक है। सो ऐसे शब्द आप इसमें ले लेंगे, लेकिन ये सारे शब्द जो हैं, चाहे वो आपका सक्रिय शब्दावली के हैं या शब्द सूची के हैं, ये उसी गद्यांश में से ही चुने जाएंगे। फिर यहाँ पर आप उस गद्यांश के आधार पर वन लैंग्वेज आइटम यू आर गोइंग टू चूज। लैंग्वेज आइटम मीन्स एक व्याकरण बिंदु आप लेंगे जो उस गद्यांश में पढ़ाया गया है या विच इज रिपीटेड मोर एंड मोर। One thing, try to understand always, the purpose of teaching language is not to tell the story to the children. What is the basic purpose? That the author or the curriculum frameworkers or the textbook writers, what they make a point when a lesson is written, they try to bring those new words of active vocabulary, recognition vocabulary, grammar item, and around that the story is knit. So every passage, every story has got a purpose to introduce new vocabulary to the students, new language item to the students, right? So, and what happens, those language items are repeated again and again in that entire lesson. So that is what you have to identify. आपको समझना पड़ेगा कि ऐसा इस गद्यांश में ऐसा कौन सा शब्द है, कौन सा व्याकरण बिंदु है जो ज़्यादा उपयोग में लाया गया है, एंड उसी व्याकरण बिंदु को आप उठाकर आज की कक्षा में विद्यार्थियों को पढ़ाएंगे। तो यहाँ पे जो व्याकरण बिंदु संज्ञा ली गई है, हालांकि संज्ञा जो है वो कक्षा 10 के लिए एक बहुत ही लोअर लेवल का व्याकरण आइटम है, क्योंकि संज्ञा नाउन इज दैट पार्ट्स ऑफ स्पीच विच द स्टूडेंट्स लर्न सिंस देयर फर्स्ट स्टैंडर्ड, इनफैक्ट फ्रॉम LKG एंड UKG, राइट। बट ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो है कर्नाटक राज्य में हिंदी जो है वो थर्ड लैंग्वेज के रूप में पढ़ाई जाती है काफ़ी स्कूल्स में, तो उसके हिसाब से अगर संज्ञा लिया है तो हो सकता है दिस मे बी सुटेबल, बट ऑलवेज ट्राई टू चूज वन लैंग्वेज आइटम विच इज अकॉर्डिंग टू द लिंग्विस्टिक लेवल ऑफ द स्टूडेंट्स, राइट। आप यहाँ पे संज्ञा ले लिया इन्होंने, दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल। देन यहाँ पे आप नीचे विषय बिंदु देख रहे हैं, ये विषय बिंदु नहीं है, एक्चुअली ये विषय वस्तु होना चाहिए। विषय वस्तु का क्या मतलब है कि आपका जो गद्यांश है उस गद्यांश को का आप एक छोटा सा जेरॉक्स कॉपी लेकर आप यहाँ पर लगा सकते हैं। सो उसके बाद में आपका इधर दूसरा साइड में, राइट हैंड साइड में, यू कैन सी हियर आर द इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स, जिनको कि आप उद्देश्य, अनुदेशनात्मक उद्देश्य आप बोलते हैं। जैसे अनुदेशनात्मक, क्योंकि लिटरेरी वर्ड्स का जो है एक्चुअल जैसे इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स है उसको सही तरीके से अनुदेशात्मक कहा जाता है, अनुदेशनात्मक कहा जाता है, यहाँ पे कहीं थोड़ा सा लैग हो सकता है, ठीक है। तो अब इन उद्देश्य में हम किस तरीके से गद्यांश के उद्देश्य बनाएंगे, सबसे पहला मुख्य बिंदु ये होता है कि हम जो है भाषा में, माने आज की जो कक्षा है 40 मिनट की क्लास है, उसमें आप विद्यार्थियों के अंदर कौन कौन सी योग्यताएं विकसित करेंगे अपने इस गद्यांश के द्वारा, तो वो सब योग्यताएं हम यहाँ पर उद्देश्य के रूप में लिख लेते हैं, और वो उद्देश्य हम यहाँ पर 4 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। जैसे क्या, संज्ञानात्मक उद्देश्य। सो सबसे पहले क्या है, किसी भी गद्यांश का मुख्य उद्देश्य होता है, या किसी भी पाठ का एक पहला उद्देश्य क्या है कि उस पाठ के द्वारा आप विद्यार्थियों को कुछ सूचना देना चाहते हैं या कुछ इंफॉर्मेशन, कुछ फैक्ट्स बताना चाहते हैं, दैट इज वन, ठीक है। तो वो ऐसे सारे उद्देश्य जो सूचना के रूप में विद्यार्थी समझेंगे, वो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन वॉट एवर दे आर गोइंग टू लर्न विल कम अंडर द कैटेगरी ऑफ नॉलेज ऑब्जेक्टिव्स और संज्ञानात्मक उद्देश्य। दूसरा आ जाता है बोधात्मक उद्देश्य। सो वो सभी योग्यताएं, एबिलिटीज या स्किल्स या वो सभी क्षमताएं जो कि विद्यार्थियों के मानसिक विकास या बौद्धिक विकास से संबंधित होती हैं, वो सभी आपकी इसमें उद्देश्य में आ जाएंगे। जैसे कि मान लीजिए संज्ञानात्मक उद्देश्य में हमने ले लिया, विद्यार्थी सेब फल के गुणों के बारे में बताएंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आप देखें, संज्ञानात्मक उद्देश्य में कौन से उद्देश्य लिखे जाएंगे कि विद्यार्थी संतुलित आहार एवं फलों के महत्व का प्रत्यास्मरण करते हैं। तो जब आप कक्षा में पढ़ा रहे हैं तो पढ़ाते समय विद्यार्थी कौन कौन से फैक्चुअल इंफॉर्मेशन को लर्न करने जा रहे हैं, तो वो सभी इसमें आ जाएगी। यहाँ पे इंफॉर्मेशन इज रिलेटेड टू रिकॉल ओनली, रिकॉल एंड रिकॉग्नाइज, ठीक है।
जैसे आप लिख सकते हैं इसमें विद्यार्थी संतुलित आहार एवं फलों के महत्व का प्रत्यास्मरण करते हैं। जैसे अध्यापक कक्षा में पूछेंगे विद्यार्थियों से कि संतुलित आहार क्या होता है या उसका आपके जीवन में क्या महत्व है, एक अच्छे स्वास्थ्य के लिए फलों का या संतुलित आहार का क्या महत्व होता है। तो उस जो आप एक चीज़ हमें याद रखने की ज़रूरत है कि जो हम यहाँ ऑब्जेक्टिव्स या उद्देश्य लिख रहे हैं वो सभी उद्देश्य पाठ में आपकी एक्टिविटीज़ के रूप में रहेंगे। इट मीन्स यू आर गोइंग टू अचीव ऑल दीज ऑब्जेक्टिव्स विद द हेल्प ऑफ योर एक्टिविटीज़ डन, राइट। दूसरा ऑब्जेक्टिव है विद्यार्थी सेब फल के गुणों के बारे में बताते हैं या बताएंगे। एक चीज़ और ध्यान रखने की है कि जब आप उद्देश्य लिखते हैं तो उद्देश्यों को कभी भी फ्यूचर टेंस में नहीं लिखा जाता है कि मेरे विद्यार्थी प्रश्नों के उत्तर देंगे। नो, प्रश्नों के उत्तर देते हैं प्रेजेंट टेंस में लिखा जाता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में, राइट। विद्यार्थी गद्यांश में आए शब्दों को पहचानते हैं, तो जितना भी रिकॉग्नाइज है, रिकॉल है, जो वॉट एवर रिलेटेड टू द मेमोरी ऑफ द स्टूडेंट्स, what we can fit into the memory, we can fit into the memory only the facts, only the information. So all the factual information is going to come under the all the objectives related to factual information are going to come under the category of संज्ञानात्मक उद्देश्य। फिर आप ये कहते हैं विद्यार्थी व्यक्ति, वस्तु, स्थान एवं भाव के नाम को पहचानते हैं। जैसे आप पूछेंगे विद्यार्थियों से तो वहाँ पर जो भी आप प्रीवियस नॉलेज से, उनके पूर्व ज्ञान से संबंधित प्रश्न पूछ रहे हैं, वे जो प्रश्न है वो संज्ञानात्मक उद्देश्य में, अगर वो सूचना आधारित हैं तो वो संज्ञानात्मक उद्देश्य में आ जाएंगे। फिर जब आप पाठ को पढ़ा रहे हैं, अच्छा अभी अब आपके बोधात्मक उद्देश्य आ जाएंगे। तो जब आप उस गद्यांश को पढ़ा रहे हैं तो उस गद्यांश में कुछ ऐसी भी चीज़ें होंगी जो विद्यार्थियों को आप समझाएंगे। कुछ तो आप उनको याद कराएंगे चीज़ें, क्योंकि सूचनाएं याद कराई जाती हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो विद्यार्थियों को समझाएंगे। जैसे विद्यार्थी पाठ में आए प्रवृत्ति एवं निम्नकौड़ी शब्द के शब्द विन्यास को समझेंगे या वर्ण विन्यास को समझेंगे, ठीक है, या उच्चारण को समझेंगे। एक्चुअली वर्ण विन्यास और उच्चारण जो है वो आपका संज्ञानात्मक उद्देश्य से जुड़ा हुआ होना चाहिए, क्योंकि वर्ण विन्यास इज द स्पेलिंग एंड उच्चारण इज द प्रोनाउंसिएशन ऑफ समथिंग विच इज रिलेटेड टू द फैक्चुअल इंफॉर्मेशन। तो वो जो आपका नॉलेज कैटेगरी में आना चाहिए, ठीक है। दूसरा क्या है कि विद्यार्थी इन शब्दों के अर्थ को समझेंगे। अब शब्दों का अर्थ समझना बोधात्मक उद्देश्य में आएगा। फिर विद्यार्थी गद्यांश की विषय वस्तु को समझेंगे कि उस गद्यांश के मुख्य बिंदु, मुख्य विचार क्या हैं। फिर विद्यार्थी संज्ञा के अर्थ एवं प्रयोग को समझेंगे, क्योंकि संज्ञा को रट नहीं सकते हैं, संज्ञा सूचना नहीं है। संज्ञा का अर्थ अगर वो समझेंगे तो वो आपका जो है बोधात्मक उद्देश्य में आएगा। विद्यार्थी गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देंगे। अब यहाँ पर दो चीज़ हैं। एक गद्यांश में दो तरह के प्रश्न होते हैं। एक प्रश्न तो वो होंगे, उस टाइप के प्रश्न होंगे जिसमें कि सूचना आधारित प्रश्न होंगे। फॉर एन एग्जाम्पल, सेब कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, तो सेब विद्यार्थी अलग अलग प्रकार के सेबों का उदाहरण देंगे। जैसे हरा सेब होता है, लाल सेब है, या आपके गद्यांश को पढ़ाते समय जो उन्होंने सुनी है तो वो अगर उसको सिर्फ रिकॉल कर रहे हैं इन्फॉर्मेशन को, तो वो आपका किस में आ जाएगा, संज्ञानात्मक उद्देश्य में। लेकिन दूसरा टाइप के प्रश्न क्या होते हैं जिसमें विद्यार्थी समझकर उत्तर देते हैं। अभी मान लीजिए मैं आपसे कहती हूँ, प्रश्न पूछती हूँ कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर को हुआ था। तो इन्फॉर्मेशन है जो कि आपने पिक करके जस्ट दे दी है, तो वो रिकॉलिंग है। और इस टाइप के क्वेश्चन रिकॉलिंग, रिकॉग्नाइज, जो आप मेमोरी से जस्ट उठा के आप दे देते हैं तो वो आपके सारे नॉलेज में आएंगे। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि हम महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता क्यों कहते हैं, तो जैसे ही क्यों आ गया, जैसे ही वाई आ गया, हाउ आ गया, गिव रीजंस आ गया, फाइंड सिमिलैरिटीज आ गया, फाइंड डिफरेंसेस आ गया, कंपेयर एंड कंट्रास्ट आ गया, तो वो सारे उद्देश्य जो हैं वो बोधात्मक उद्देश्य के अंतर्गत आ जाएंगे, ठीक है। गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देते हैं, तो आप लिख सकते हैं विद्यार्थी गद्यांश पर आधारित
सूचनात्मक प्रश्नों के उत्तर देते हैं तो वो आप नॉलेज में लिख देंगे। जब आप लिखेंगे विद्यार्थी गद्यांश पर आधारित बोधात्मक प्रश्नों के उत्तर देते हैं तो वो आप अंडर और ये कॉम्प्रिहेंशन में आप लिख सकते हैं। ठीक है, अभी इसके बाद आपका आ जाता है अगला है कौशलात्मक उद्देश्य। एक्चुअली यहाँ पर एक उद्देश्य और है अभिव्यक्तात्मक उद्देश्य, जो मैंने अभी जस्ट मिस किया है। तो अभिव्यक्तात्मक उद्देश्य इज द एबिलिटी ऑफ एक्सप्रेशन। तो जब हिंदी का मुख्य उद्देश्य, किसी भी भाषा को पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य होता है कि हम विद्यार्थियों की एक्सप्रेशन या अभिव्यक्ति योग्यता को बढ़ाएं। ठीक है, तो आज की 40 मिनट की क्लास को पढ़ाने के बाद में आपके विद्यार्थी या ड्यूरिंग दी टीचिंग ऑफ दैट 40 मिनट्स क्लास विद्यार्थी ऐसी कौन कौन सी अभिव्यक्त्यात्मक योग्यताओं का विकास करेंगे, वो आप अंडर दिस ऑब्जेक्टिव लिख देंगे। जैसे विद्यार्थी जो शब्द गद्यांश में आए हैं, जैसे मान लीजिए प्रवृत्ति या निम्नकोड़ी शब्द को अपने वाक्यों में प्रयोग कर रहे हैं, दे आर कंस्ट्रक्टिंग द सेंटेंस ऑन देयर ओन, राइट, सो दैट कम्स अंडर द एक्सप्रेशन। व्हेन आपने मान लीजिए संज्ञा पढ़ाई है तो विद्यार्थी संज्ञा आधारित शब्दों पर वाक्य प्रयोग करते हैं, या विद्यार्थी संज्ञा गद्यांश में दिए हुए संज्ञा शब्दों को उठाकर एक दूसरा नया गद्यांश की रचना करते हैं, या विद्यार्थी मौखिक रचना किसी चीज की करते हैं। तो एनी टाइप ऑफ कंपोजिशन कम्स अंडर द एक्सप्रेशन एबिलिटी। ठीक है, और इसके आधार पर मान लीजिए विद्यार्थी जो गद्यांश का सारांश बताते हैं, उसे की आइडियाज बताते हैं, तो ऑल द प्लेसेस दे आर गोइंग टू यूज ईदर ओरल और रिटन कॉम्पोजिशन। ठीक है, तो वो सब आपका अभिव्यक्तात्मक उद्देश्य में आ जाएगा। इसके बाद में जैसे अगला है कौशलात्मक उद्देश्य। बेसिक पर्पज ऑफ टीचिंग एनी लैंग्वेज इज द डेवलपमेंट ऑफ लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। तो जब आप कक्षा को आप 40 मिनट की क्लास कर रहे हैं तो आपकी सारी गतिविधियां डायरेक्टली और इनडायरेक्टली LSRW के डेवलपमेंट के लिए ही होती हैं। ठीक है, तो उस समय आप 40 मिनट की क्लास में क्या क्या योग्यताएं विकसित कर रहे हैं। ध्यान रखिए कि ये जितने भी कौशल हैं कैन नॉट बी डेवलप्ड विद इन 1 day 2 days। सारे जो कौशल हैं दे आर डेवलप्ड आफ्टर द ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ लर्निंग ऑफ 10 years, 12 years, 15 years। ऐसा होता है, अगर आपको ध्यान हो तो सबसे पहले हम छोटे थे तो हम ABCD लिखते थे या हम वर्णमाला लिखते थे, फिर वर्णमाला के आधार पर हमने अगली क्लास में शब्द बनाना सीखा, उसके अगली क्लास में हमने सेंटेंस बनाना सीखा, या उसी क्लास में हमने धीरे धीरे फिर उसको लिखना सीख लिया। तो लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग आर डेवलप ओवर द पीरियड ऑफ द टाइम, राइट। सो हम क्लास में 40 मिनट्स की क्लास में क्या अचीव करते हैं, हम 40 मिनट्स की क्लास में केवल उद्देश्यों को अचीव करते हैं, छोटे छोटे उद्देश्यों को। जैसे मान लीजिए विद्यार्थी श्यामपट्ट से या ब्लैक बोर्ड से कॉपी करते हैं। ठीक है, तो कॉपी करने में क्या है, दे आर राइटिंग वॉट एवर इज रिटन ऑन द बोर्ड। इट मीन्स समवेयर इट इज गोइंग टू ऐड इन देयर राइटिंग स्किल, राइट। और फिर दूसरा मान लीजिए विद्यार्थी जो हैं अध्यापक द्वारा की गई आदर्श वाचन को सुनते हैं। स्टूडेंट्स लिसन टू द मॉडल रीडिंग डन बाय द टीचर विच ही हैज डन विद द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, स्पेलिंग, प्रोनाउंसिएशन एंड द गुड बॉडी लैंग्वेज एंड एक्सप्रेशंस एंड द स्टाइल ऑफ रीडिंग, इजंट इट। सो उस समय विद्यार्थियों ने क्या किया, उन्होंने उसको सुना। ठीक है, तो वो विद्यार्थियों के अंदर लिसनिंग कौशल डेवलप हो सकता है। ठीक है, तो वो एक ऑब्जेक्टिव अचीव हो गया। इसी तरीके से मान लीजिए विद्यार्थियों को आप मौन वाचन की टाइम देते हैं कि आप इसको अपने आप से शांत रूप से पढ़िए। ठीक है, तो आप मौन वाचन में क्या, टीचर गिव्स इंस्ट्रक्शन टू द स्टूडेंट्स टू रीड द पैसेज साइलेंटली विदाउट मूविंग देयर इंडेक्स फिंगर्स अक्रॉस, isn't it? So at that time क्या होता है, वो साइलेंट रीडिंग और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की एबिलिटी का विकास कर रहे हैं। ठीक है, सो इस तरीके से हम लोग ऑब्जेक्टिव्स लिखेंगे। So this is all about your instructional objectives and teaching points. Now coming to the next, शुरू पाठ को कैसे किया जाता है गद्यांश को। सबसे पहले यहाँ पे इंट्रोडक्टरी एक्टिविटी दी जाती है। तो इंट्रोडक्टरी एक्टिविटी क्या है एक्चुअली, कि जब आप किसी पाठ को पढ़ाने जा रहे हैं तो नेचुरल ट्रेंड क्या है कि अगर अध्यापक पाठ को पढ़ा रहे हैं तो कन्वेंशनल ट्रेंड के अकॉर्डिंग अध्यापक कहेंगे, क्लास में एंटर करते ही अध्यापक कहेंगे कि आज हम आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक का पाठ नंबर 8 पढ़ने जा रहे हैं। ये इस पेज नंबर पर है, इसको आप खोलें, और एक एक करके विद्यार्थी इसको पढ़ना शुरू कर देते हैं। लेकिन ये पाठ को या गद्यांश को या हिंदी को पढ़ाने का सही तरीका नहीं है। तो उसके लिए क्या करना चाहिए, सबसे पहले आवश्यकता ये है कि जो पाठ हम पढ़ाने जा रहे हैं, मीनिंग इज दैट
अभी एक उदाहरण मैं आपको देती हूँ। मान लीजिए हम घर में चपाती बनाते हैं, ठीक है। तो चपाती बनाने के लिए जैसे ही हमने गैस ऑन करी, ठीक है, हमने तवा उसके ऊपर रखा, तो तवा रखते ही तो हम चपाती नहीं डालते। अगर हम तवा रखते ही, गैस पर तवा रखते ही, ऑन करते ही चपाती डाल देंगे तो क्या हो जाएगा, या तो चपाती उस पर चिपक जाएगी या बनेगी नहीं। रीज़न क्या है कि हमने उसको प्री हीटिंग नहीं किया प्रॉपरली। तो तवे को पहले हम हमेशा प्री हीट करते हैं, ठीक है, तभी उसके ऊपर चपाती डालते हैं। अभी मान लीजिए दूसरा उदाहरण ये है कि अगर आप जिम में जा रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, या आप किसी योगा सेशन में जाने के एक्सरसाइज करेंगे योगा सेशन में, तो सब जगह सबसे पहले क्या किया जाता है योगा में या जिम की क्लास में, आपको कुछ मिनट्स के लिए बॉडी को और माइंड को मेंटली रेडी किया जाता है with the help of warm up exercises, isn't it? So these warm up exercises are what they आपको, these exercises आपको mentally activate करती हैं, mentally ready करती हैं, इंटरेस्ट क्रिएट करती हैं, आपके अंदर अटेंशन लाती हैं, फोकस लाती हैं कि हाँ आज हम कुछ करने जा रहे हैं। अब जैसे तो ये इट इज़ अ काइंड ऑफ प्री हीटिंग, इट इज़ अ काइंड ऑफ मेंटल रेडीनेस ऑफ द स्टूडेंट्स, दैट इज कॉल्ड एज इंट्रोडक्टरी स्टेज। तो आप इंट्रोडक्टरी स्टेज में पाठोस्थापना में उस पाठ को नहीं पढ़ाएंगे, बल्कि कुछ ऐसी एक्टिविटी करेंगे क्लास में आपको पाठ को शुरू करने से पहले, जिससे कि बच्चों के अंदर मेंटल रेडीनेस उसके लिए हो जाए। अच्छा, हम तो बहुत सारी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। हम ये कर सकते हैं क्लास में जाते ही बच्चों को खड़ा कर दें, कोई जोक बता दें, तो आपकी क्लास के लिए इंटरेस्ट हो जाएगा। हम ये भी कर सकते हैं विद्यार्थियों को जाते ही कुछ टंग ट्विस्टर्स करा सकते हैं, तो उससे इंटरेस्ट क्रिएट हो जाएगा। बट दैट इज़ नॉट आवर पर्पज। ऑलवेज रिमेंबर, अ टीचर मस्ट नेवर लीव द स्टेयरिंग ऑफ द कॉन्टेंट. Whenever the person, when you are sitting in a car, the driver speaks to, if driver happens to be the family member, right? He never leaves the steering. He will talk to you, he will discuss with you, he will laugh also with you, he will take you to the destination, right? But he will never leaves the steering. So what is required here? Your content is your steering. So during the introduction stage, when you are going to teach your student, at the time your introduction stage should also be based on the content. So आप जब सेव नामक पाठ विद्यार्थियों को पढ़ाने जा रहे हैं, तो उस टाइम पर ज़रूरत इस चीज़ की है कि विद्यार्थियों को उससे रिलेटेड, नॉट द सेम, उससे रिलेटेड कोई आप पाठोस्थापना एक्टिविटी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, अध्यापक ने कक्षा में प्रवेश किया और विद्यार्थियों के द्वारा अभिवादन किया गया, ठीक है, इट इज़ ऑल नेचुरल। देन अध्यापक ने विद्यार्थियों के समक्ष एक क्रियाकलाप या एक क्रिया रखी, ठीक है, जिसमें विद्यार्थी फलों के रूप, रंग एवं उनके पोषक तत्वों की जानकारी प्राप्त करेंगे या बताएंगे। जैसे अध्यापक ने क्या किया, ये एक चार्ट दे दिया, ठीक है। तो इस चार्ट में क्या है, आप जो है 3-4 वैरायटी के फल और सब्जियां देख रहे हैं, तो आप विद्यार्थियों से कहेंगे शब्द, इनको, ये कौन कौन से फल हैं, इनको पहचानिए। अब फलों को पहचानना तो क्लास 10 के लिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना चाहिए, आप ये पूछ सकते हैं कि ये यहाँ पर जो फल और सब्जियां जो हैं, पहले तो आप इनका नाम बताइए। आप कह सकते हैं, ऐसा नहीं है, ये क्या है और इसके गुण क्या हैं। अगर सेब है मान लीजिए, तो सेब लाल रंग का होता है, लाल रंग के फलों में कौन कौन से गुण पाए जाते हैं, हमें सेब क्यों खाना चाहिए। अगर केला है, केला हम लोग खा रहे हैं, या हम कोई और भी फ्रूट या वेजिटेबल्स खा रहे हैं, ग्रीन्स अगर हम लोग खा रहे हैं तो हमें क्यों खानी चाहिए, ग्रीन्स खाने से हमें क्या फ़ायदा होता है, और अगर नहीं खाएंगे तो हमें क्या नुकसान होगा, या संतुलित आहार का हमारे जीवन में क्या महत्व है। तो आप एक मेंटल एक्टिवेशन फूड के बारे में कर देंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपने अगर देखा हो तो मुख्य बिंदु हमारा सेब है, पाठ का नाम सेब है, तो यहाँ पे सेब का साइज थोड़ा बड़ा रखा गया है, ठीक है। इट मीन्स व्हाट, आप अपनी बातों के डिस्कशन के द्वारा स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व करेंगे। इन्वॉल्व करने के साथ साथ इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, आप फिर से सेब पर पहुँचेंगे और उसके बारे में कुछ ज़्यादा क्वेश्चंस करेंगे। जैसे अच्छा ठीक है, आपने कितने प्रकार के सेब देखे हैं, कि मैम हमने येलो देखा है, ग्रीन देखा है, रेड देखा है, ठीक है। एंड देयर आर वेराइटीज ऑफ द एप्पल्स, राइट। नाटी एप्पल देखा है, देन डिलीशियस एप्पल देखा है, देन गाला एप्पल देखा है, वेराइटी ऑफ द एप्पल्स आर देयर।
ओके, तो ठीक है, तो ये बताइए, मान लीजिए आपने गाला एप्पल देखा है, उसकी क्या खास बात है, उसमें क्या न्यूट्रिशन होता है? या फ्यूजी एप्पल आपने देखा है तो उसका क्या न्यूट्रिशन है? क्या ये अलग अलग होते हैं? क्या इनका टेस्ट अलग होता है? क्या कभी आप बाजार गए हैं खरीदने के लिए, आप खरीदते हैं तो आपके अनुभव क्या है खरीदते टाइम? जो आपको खरीदेंगे तो दुकान वाला जो है, क्योंकि क्या है इस आगे वाले पार्ट में एक्चुअली वो दुकान वाले के साथ में एक कन्वर्जेशन टाइप का है, पर्सन का, वन पर्सन कम्युनिकेट्स विद द फ्रूट वेंडर। तो यहाँ पे जो क्या दिखाया गया है कि इस पार्ट में एक्चुअली क्या है कि जो एक विक्रेता है जो सेब बेचता है और जो कस्टमर है, ग्राहक है, वो लेखक है, उसके बीच में वार्तालाप दिखाया गया है। तो आप यहाँ क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, अच्छा आप कभी बाजार गए हैं, बाजार से क्या आपने कभी सेब खरीदा है? अगर सेब खरीदा है तो आप अनुभव बताइए कि ज़्यादातर दुकान वाले क्या करते हैं। तो आप अपने अनुभव बता सकते हैं, जैसे कि आजकल तो मॉल कल्चर है हर जगह, तो आप जाएंगे कि मैम हमें कभी उसका शॉपकीपर का तो उसका अनुभव नहीं हुआ है, हम लोग तो जाते हैं जस्ट पिकअप कर लेते हैं, वॉट एवर वी लाइक वी कैन टेक इट। ठीक है, तो सी, लर्निंग इज अबाउट एक्टिवेटिंग देयर माइंड विद द हेल्प ऑफ देयर ओन प्रीवियस नॉलेज, राइट? तो वो क्या होगा, लर्निंग जो होगी पॉजिटिव होगी, प्रोडक्टिव होगी, मीनिंगफुल होगी, क्योंकि आज सभी लोग चाइल्ड सेंटर लर्निंग की बात करते हैं और यही तो नीड ऑफ आर है, राइट? ठीक है, तो ये इंट्रोडक्शन ऐसे करने के बाद ना धीरे धीरे आप इस सिचुएशन पे पहुंचेंगे, जैसे कि आप कहेंगे अच्छा तो आज तो आप कोई ऐसा अनुभव बताइए जिसमें कि विक्रेता और किसी जो खरीदार के बीच में कोई डिस्कशन चल रहा है स्टूडेंट्स में से कि मैम हमको नहीं पता है। तो ठीक है, आज हम इसी टाइप की एक अच्छी रोचक कहानी के बारे में जानते हैं जो कि श्री मुंशी प्रेमचंद ने लिखी है, जो हमारे देश के बहुत बड़े साहित्यकार रहे हैं, और उनके कॉन्ट्रीब्यूशन के बारे में आप थोड़ा सा बता सकते हैं। और वहाँ पर तो आपने क्या कर दिया, यहाँ पे उद्देश्य कथन अपना बता दिया। तो ये कम सा आपका पाठ्यस्थापना के बाद में उद्देश्य कथन आ जाएगा। आज हम सेब नामक पाठ से, तो ये आपने इकाई बता दी, कश्मीरी सेब के बारे में पढ़ेंगे, तो आपने उप इकाई का भी सबटाइटल यहाँ पर बता दिया। ठीक है, अब आगे चलने के बाद में हमारी नेक्स्ट लेसन प्लान की रहती है कि सबसे पहले जो कठिन शब्द आए हैं, यहाँ भी अभी भी जो है उसने एक्टिविटी दी है टीचर ने इधर, तो अभी वो वैरायटी ऑफ एप्पल्स को लेबल कराया है उसने। ये सभी पार्ट जो किसका है, इंट्रोडक्शन का ही अभी चल रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेज आ गया आपका उद्देश्य कथन। जैसे आप नीचे दे सकते हैं कि आज बच्चों का संतुलित आहार, विभिन्न फल एवं सब्जियों की महत्ता जानेंगे, सेब जैसे फल के गुण को जानते हैं और पढ़ते हैं। अच्छा, अभी इसके बाद में हम चलते हैं कि किस तरीके से हम यहाँ पाठ को आगे बढ़ाएंगे। तो आपके पूरे गद्यांश में जो सबसे पहले हम यहाँ मॉडल आदर्श वाचन से नहीं जाते, मॉडल रीडिंग से नहीं जाते, जो गद्यांश में जो एक्टिव वोकैबुलरी वर्ड्स हैं, ऐसे शब्द जो कि कम्युनिकेशन में ज़्यादा यूज़ होते हैं, उन 2 शब्दों को उठाकर हम फ्लैश कार्ड के द्वारा बच्चों को समझाते हैं। एक चीज़ ध्यान रखिए कि जो सक्रिय शब्दावली के शब्द हैं, उन शब्दों के बारे में हम क्या क्या बताएंगे विद्यार्थियों को। यू मस्ट एंश्योर द लर्निंग ऑफ स्पेलिंग, प्रोनाउंसिएशन, मीनिंग, use and usage of that particular word. So 2 words if you are taking, for both the 2 words you should ensure these things. For an example, टीचर यहाँ सबसे पहले क्या करेंगे, प्रवृत्ति शब्द का फ्लैश कार्ड दिखाएंगे। तो ये दोनों शब्द आप जो हैं फ्लैश कार्ड्स के द्वारा वहाँ प्रस्तुत करेंगे। फ्लैश कार्ड क्या है, फ्लैश कार्ड एक पेपर का एक आयताकार का एक पेपर कट होता है जिसमें कि आप उस शब्द को लिखते हैं और उसके अंदर जब आप ओपन करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में उसका प्रोनाउंसिएशन उच्चारण लिखा रहता है और राइट हैंड साइड में उसका क्लू रहेगा। तो टीचर सबसे पहले फ्लैश कार्ड दिखाएंगे, फिर पूछेंगे कि इस शब्द को पढ़िए। तो यहाँ से क्या हो रहा है, वो स्पेलिंग को, उसका वर्ण विन्यास समझेंगे, उसका उच्चारण भी समझेंगे। ठीक है, तो पहले अध्यापक विद्यार्थियों से पढ़वा रहे हैं, फिर उसके बाद में अध्यापक विल एंश्योर कि ये शब्द आपने ठीक उच्चारण किया है कि नहीं किया है। जैसे ही विद्यार्थी उच्चारण ठीक कर देते हैं तो अध्यापक जो है उस शब्द को ब्लैक बोर्ड पर लिख देंगे। ठीक है, सो यहाँ पर जैसे आप देखते हैं अध्यापक एक फ्लैश कार्ड दिखाकर विद्यार्थियों से प्रवृत्ति शब्द का वर्ण विन्यास एवं उच्चारण पूछते हैं। ठीक है, उसके बाद में जो यहाँ पे मैंने रेस्पॉन्डिंग जो है स्टूडेंट ने प्यूपल एक्टिविटी भी लिख रखी है, एंड व्हाट इज आवर एक्सपेक्टेड लर्निंग आउटकम, कि हम इस एक्टिविटी के द्वारा क्या चाहते हैं, वो इधर साइड में हमने लेफ्ट हैंड साइड में येलो लिख दिया है। फिर उसके बाद में जैसे ही फ्लैश कार्ड दिखाया तो एक चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कि हम अपनी तरफ से कभी भी शब्द का अर्थ विद्यार्थियों को नहीं बताएंगे। तो आपने फ्लैश कार्ड दिखाया, शब्द विन्यास पूछा, उच्चारण पूछा
और विद्यार्थियों ने जो भी बताया उसको आप कंफर्म करेंगे कि इफ इट इज़ राइट और रॉन्ग। इफ इट इज़ रॉन्ग यू विल करेक्ट, इफ इट इज़ राइट यू विल एंश्योर दैट यस इट इज़ राइट। ओके, देन आफ्टरवर्ड्स व्हाट हैपन्स, आप विद्यार्थियों से इस शब्द का अर्थ पूछेंगे। ओके, ऑलवेज रिमेंबर एजुकेशन इज वो अनफोल्डिंग व्हाट इज अनफोल्डेड। सारी एबिलिटी स्टूडेंट्स के अंदर हो सकती हैं और होती हैं, हमें अपनी शिक्षा के द्वारा उनको इन्वॉल्व करके उनके माइंड को एक्टिवेट करना है। ठीक है, तो आप उनसे उसका मीनिंग पूछेंगे। हो सकता है उनका मीनिंग न पता हो, उस शब्द का मीनिंग हो सकता है विद्यार्थियों को न पता हो, तो आप क्या करेंगे, और चांसेस यही रहते हैं ज़्यादातर कि उनको उसका मीनिंग नहीं पता होता है, तो आप क्या करेंगे, क्योंकि नया वो है उनके लिए, क्या कहना चाहिए, क्योंकि नया पाठ है तो इसमें नए शब्द होंगे उनके लिए। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर एक क्लू दे देंगे, जिससे उस क्लू के द्वारा विद्यार्थी, जैसे कि यहाँ पे प्रवृत्ति शब्द है, ठीक है, तो अध्यापक ने क्या किया, एक क्लू दे दिया। तो क्लू के आधार पर अध्यापक ने क्या किया, उस पहले क्लू दे दिया, क्लू के आधार पर अध्यापक ने उस शब्द को अपने वाक्य में प्रयोग कर दिया। ठीक है, कि जैसे प्रवृत्ति शब्द का अध्यापक एक क्लू दिखाकर प्रवृत्ति शब्द को अपने वाक्यों में प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो वो देखिए, प्रायः बच्चों की प्रवृत्ति आपस में प्यार से मिलजुल कर खेलने की होती है। तो जब ये उदाहरण दिया, उदाहरण देने के बाद फिर से अध्यापक विद्यार्थी से पूछेगा, अच्छा आप बताइए शब्द का क्या अर्थ हो सकता है। ठीक है, तो आप इधर देख रहे हैं कि हम बार बार बच्चों की जो मेंटल एबिलिटी है उसको हम बार बार टच करते हैं। तो यहाँ पे हो सकता है विद्यार्थी या तो आंशिक उत्तर देंगे या पूर्ण उत्तर देंगे। अगर आंशिक उत्तर देते हैं तो अध्यापक उसको करेक्ट कर देंगे, पूर्ण उत्तर देते हैं तो अध्यापक को शब्द का अर्थ बोर्ड पर लिख देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद में क्या होगा, अब देखिए आपने वर्ण विन्यास पूछ लिया, उच्चारण हो गया और शब्द का अर्थ आपने बता दिया या पूछ लिया। यू बोथ अलॉन्ग विद यू स्टूडेंट्स रीच टू द मीनिंग ऑफ द वर्ड। अब आप क्या करेंगे, विद्यार्थियों से उस शब्द का अपने वाक्यों में प्रयोग करने को कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या हो गया, ये टेस्टिंग ऑफ द टीचिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर वर्ड है। आप उसका मूल्यांकन कर रहे हैं कि विद्यार्थी उसको समझे कि नहीं समझे, साथ ही साथ विद्यार्थियों की अभिव्यक्त्यात्मक एबिलिटी, उनकी रचनात्मक योग्यता को आप ऐसे बढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो अध्यापक प्रवृत्ति शब्द का उच्चारण अर्थ शामपट पर लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद में वाक्य प्रयोग करने को कहेंगे। तो वाक्य प्रयोग करना एक मूल्यांकन है, तो ये मूल्यांकन के कॉलम में इधर आएगा। अच्छा, मैंने आपको शायद ये नहीं बताया कि इसमें कितने कॉलम्स होते हैं लेसन प्लान में। आप ये देखिए, तो सर आप देखेंगे सबसे पहला कॉलम है विषय वस्तु का, जिसमें आप क्या पढ़ाने जा रहे हैं वो टीचिंग पॉइंट्स एक एक करके आ जाते हैं। दूसरा है अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन में एक्सपेक्टेड लर्निंग आउटकम है। ठीक है, आपकी जो विद्यार्थी क्रिया है, विद्यार्थी क्रिया जो अध्यापक क्रिया की है उसके कॉरस्पॉन्डेंस में क्या जो है एक्टिविटी होगी अध्यापक विद्यार्थियों की, वो लिखा जाता है। मूल्यांकन ये है कि आप जो जो पढ़ाते जा रहे हैं उसका आप कैसे कैसे मूल्यांकन कर रहे हैं, कैसे कैसे समझ रहे हैं कि विद्यार्थियों ने समझा या नहीं समझा। ठीक है, वो एक्टिविटीज़ लिखी जाती हैं। ठीक है, तो ये जैसे आपने समझ लिया, तो एक शब्द को हम पढ़ाने के लिए उसका विद्यार्थियों को सबसे पहले फ्लैश कार्ड दिखाएंगे। फ्लैश कार्ड दिखाने के बाद उनसे स्पेलिंग, प्रोनाउंसिएशन, वर्ड मीनिंग और उसका प्रयोग करवाना विद्यार्थियों से को सिखाएंगे। ठीक है, इसके बाद है आदर्श वाचन। तो अभी जब आपने दो शब्दों को विद्यार्थियों को बता दिया है, उसके बाद में दो शब्द, तीन शब्द कितने भी हो सकते हैं, अगर वो ज़्यादा शब्द है आपके गद्यांश में ऐसे कम्युनिकेशन वाले, तो उनको आप ले सकते हैं। उन शब्द को पढ़ाने के बाद में आप आदर्श वाचन शुरू करेंगे। तो अध्यापक उचित भाव भंगिमाओं के साथ में, उतार चढ़ाव के साथ में, आई मीन अकॉर्डिंग टू द करेक्ट स्पेलिंग, प्रोनाउंसिएशन, वॉइस मॉड्यूलेशन एंड ऑल द स्टाइल्स ऑफ रीडिंग, टीचर जो है अध्यापक उस गद्यांश को पढ़ेंगे और विद्यार्थियों को, वो सब लिखा हुआ है अदर, और विद्यार्थियों को फॉलो करने को कहेंगे। साथ में साथ आप कह सकते हैं कि जो कठिन शब्द हैं उनको आप अंडरलाइन कर लेंगे। फिर अध्यापक विद्यार्थियों को गद्यांश में कठिन शब्दों को रेखांकित करने को कह सकते हैं एवं गद्यांश के अर्थ को भी समझाते हैं। तो पहले आपने आदर्श वाचन किया। आदर्श वाचन के समय पर आप कुछ भी नहीं डिस्टर्ब करेंगे स्टूडेंट्स को, कुछ भी अर्थ नहीं समझाएंगे, क्योंकि आदर्श वाचन का उद्देश्य होता है विद्यार्थियों को सही तरीके से पढ़ाना। अगर ये आपने ब्रेक कर दिया बीच में, तो वो जो आपका जो तारतम्यता है, जो फ्लुएंसी ऑफ रीडिंग है, वो ब्रेक हो जाएगी और आप अपने उद्देश्य को अचीव नहीं कर पाएंगे। ठीक है,
तो जैसे ही आपने उस गद्यांश को पढ़ लिया, विद्यार्थियों ने उसको सुन लिया, उसके बाद में जो और कठिन शब्द आए हैं, अगर आपको पता हो तो टीचिंग पॉइंट्स में हमने ग्लॉसरी अलग से बनाई थी रिकॉग्निशन वोकैबुलरी की, वो ग्लॉसरी अब यहाँ पर प्रेजेंट कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे वो शब्दों के अर्थ आप विद्यार्थियों को बोलेंगे। अब इस समय जरूरी नहीं है कि इन शब्दों का भी आप प्रोनाउंसिएशन प्रयोग करना सब कुछ सिखाएं। आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं, आप विद्यार्थियों से पूछ सकते हैं कि ये जो शब्द यहाँ पे ग्लॉसरी में लिखे हैं, पहले तो शब्दों का अर्थ बता दीजिए, उसके बाद में आप विद्यार्थियों से पूछ सकते हैं कि अच्छा ये बताइए, वो शब्द वाक्य उठाइए उस गद्यांश में से जहाँ ये शब्द उपयोग हुए हैं। जैसे मेवा फरोश जो शब्द है, उसका वाक्य गद्यांश में से ढूंढकर बताइए, तो उसका उपयोग को समझ पाएंगे, ठीक है। अब इसके बाद में यहाँ पर जितना भी एक्सपेक्टेड लर्निंग आउटकम है, उसकी जो है वो ELO इस कॉलम में आपका आ जाएगा इधर। देन इसके बाद में आपका प्यूपल्स एक्टिविटी में जो जो विद्यार्थी कर रहे हैं वो सब उसमें आ जाता है, ठीक है। हमारा उद्देश्य क्या है शब्दावली देने का, विद्यार्थी शब्द शब्दार्थ उच्चारण को समझते हैं कि क्या शब्द है, उसका अर्थ क्या है, उसका उच्चारण क्या है, वहाँ पर वो समझेंगे इस चीज़ को। तो जैसे ही आपने ग्लॉसरी दे दी, ग्लॉसरी देने के बाद में आप विद्यार्थियों से मौन वाचन करवा लेंगे, ठीक है। मौन वाचन का उद्देश्य क्या होता है, मौन वाचन का मुख्य उद्देश्य होता है कि विद्यार्थी उस गद्यांश, आपने उस पाठ को ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है, और विद्यार्थी एक बार सुन लिया है, कठिन शब्द उन्होंने अंडरलाइन कर दिए हैं, और इसके अलावा और भी जो कठिन शब्द आए हैं उनको आपने ऑलरेडी उसमें लिख दिया है, ठीक है, और उनको समझा दिया है। अब विद्यार्थी जब मौन वाचन करेंगे तो उस गद्यांश के सार को समझने की कोशिश करेंगे। इसको दैट्स व्हाट वी कॉल्ड एज अ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है। तो इसकी ये बोधात्मक उद्देश्य है उनका, तो समझेंगे इसको। अध्यापक क्रिया, अध्यापक उनको पढ़ने को कहेंगे, विद्यार्थी क्रिया, विद्यार्थी पाठ को पढ़ेंगे। उसके बाद में आप सस्वर वाचन विद्यार्थियों से कराएंगे, जिसको कि हम रीडिंग अलाउड कहते हैं। माने कि ये एक चीज़ ध्यान रखने की ज़रूरत ये है कि साइलेंट रीडिंग के बाद में मॉडल रीडिंग अलाउड रीडिंग या सस्वर वाचन क्यों रखा जाता है, उसका उद्देश्य क्या है कि जब आपने आदर्श वाचन कर दिया, विद्यार्थियों ने एक बार गद्यांश को सुन लिया, उसके बाद में आपने उनसे मौन वाचन करने को कहा, तो मौन वाचन के द्वारा उनको जब उस गद्यांश का अर्थ समझ में आ जाएगा, तो जब वो आदर्श वाचन करेंगे तो आदर्श वाचन वो भाव भंगिमाओं से अच्छे से कर पाएंगे, अच्छे से एक्सप्रेशंस ले पाएंगे, वॉइस मॉड्यूलेशन भी आ पाएगा। अगर हम आदर्श वाचन पहले करा देंगे तो हो सकता है एक्सप्रेशन ना आए, क्योंकि विद्यार्थियों ने मौन वाचन अच्छे से नहीं किया है, तो वो उसका पाठ का बोध उनको समझ में नहीं आया, बोध नहीं हो पाया, ठीक है। तो इस वजह से जो है मौन वाचन जो है सस्वर वाचन से पहले कराया जाता है। तो आप एक एक करके विद्यार्थियों से उस गद्यांश को कम से कम 2 बार पढ़वा सकते हैं, और वेर एवर दे गो रॉन्ग यू कैन करेक्ट द स्टूडेंट्स, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारा आ जाता है, नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर आत्मसातीकरण। आत्मसातीकरण क्या है कि आपने जो गद्यांश जो पढ़ाया है विद्यार्थियों को, एक बार उस गद्यांश का सार आप बिना पाठ्य पुस्तक के विद्यार्थियों को समझाएंगे। तो वो गद्यांश का सार कैसे हो सकता है, या तो आप विद्यार्थियों की मदद से उस गद्यांश के मुख्य बिंदुओं पर पहुंचेंगे। क्या क्या मुख्य बिंदु हैं वो आप ब्लैक बोर्ड पर ले सकते हैं, कोई कॉन्सेप्ट मैप बनाया जा सकता है ब्लैक बोर्ड पर, जिससे कि आप डिफरेंट एरोज के द्वारा, कनेक्टर्स के द्वारा आप उसको गद्यांश की जो सूचना है विद्यार्थियों को वो समझा सकते हैं। और इसी दौरान आप विद्यार्थियों के हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स भी डेवलप कर सकते हैं, जहां हाउ, वाई, व्हाट काइंड ऑफ द क्वेश्चंस आल्सो कैन बी आस्क्ड। सो ये कॉम्प्रिहेंशन डेवलपमेंट इज फॉलोड बाय कॉम्प्रिहेंशन टेस्टिंग। ओके, तो जैसे ही आपने कॉम्प्रिहेंशन डेवलपमेंट कर दिया, उनको गद्यांश का सार समझा दिया, उन्हीं की मदद से तब आप उनको कॉम्प्रिहेंशन टेस्टिंग करेंगे, उनसे कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे कि आपने गद्यांश में क्या समझा। तो आत्मसातीकरण के बाद में बोध परीक्षण होता है। बोध परीक्षण आप कैसे दे सकते हैं, जैसे कि यहाँ अध्यापक विभिन्न अभ्यास कार्यों के द्वारा गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर पूछते हैं। तो यहाँ वेराइटी ऑफ द क्वेश्चन, इफ यू रिमेंबर इन द इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स हमने लिखा है कि विद्यार्थी सूचनात्मक प्रश्नों के उत्तर देते हैं, बोधात्मक प्रश्नों के उत्तर देते हैं,
तो वो एक्टिविटी यहाँ पर मैच हो रही है। तो जैसे मैंने बोला था ना, जो ऑब्जेक्टिव्स हमने लिखे हैं वहाँ पर, वो सारे उद्देश्य हम एक-एक करके अध्यापक क्रिया के द्वारा, विद्यार्थियों के इन्वॉल्वमेंट के द्वारा अचीव करेंगे। तो यहाँ पर जो है ये एक वर्कशीट दे दी गई है, लेकिन वर्कशीट ये प्यूपिल्स विद्यार्थी क्रिया के कॉलम में नहीं आएगी, ये आएगी मूल्यांकन के कॉलम में, क्योंकि आप टेस्ट कर रहे हो वेदर द स्टूडेंट्स अंडरस्टूड इट और नॉट, राइट। सो उस कॉलम में आप उस वर्कशीट को दे सकते हैं जिसमें कि क्वेश्चंस हैं। उसके बाद में आप जो है विद्यार्थियों को एक व्याकरण बिंदु भी पढ़ाएंगे। तो जैसे ये संज्ञा जो है लिया है व्याकरण बिंदु, जो आपने कॉलम कंटेंट एनालिसिस कॉलम में लिख लिया है विषय वस्तु में, फिर इस संज्ञा से संबंधित आप कौन कौन से एक्सपर्ट लर्निंग आउटकम्स आपके क्या हैं, क्या अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन चाहते हैं, वो यहाँ पर हम लिख लेंगे। ठीक है, इसके साथ साथ में अब जैसे देखेंगे, अब ये व्याकरण को पढ़ाने के दो तरीके होते हैं। एक तरीका तो ये है कि आप इंडक्टिव मेथड से पढ़ाइए, जिसमें कि आप पहले उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, फिर आप नियम पर पहुंचते हैं, डेफिनेशन पर बाद में पहुंचते हैं। या फिर आप डिडक्टिव मेथड से पढ़ाइए, जहां आप सीधे परिभाषा दे देते हैं, उसके बाद आप उदाहरण पर पहुंचते हैं। लेकिन जो सही तरीका जो है वो इंडक्टिव मेथड कहा जाता है, जिसमें टीचर प्रेजेंट्स द एग्जाम्पल 1 एंड इन्वॉल्व्स द स्टूडेंट्स, आस्क सम क्वेश्चंस अबाउट इट एंड रीचेस टू सम कंक्लूजन। सो आप उदाहरण के द्वारा भी पहुंच सकते हैं। जैसे आप ये दे सकते हैं उदाहरण 1, अध्यापक ने क्या कहा है, इस चार्ट के द्वारा अध्यापक विद्यार्थियों को प्राणी, व्यक्ति, वस्तु एवं स्थान के भाव को बताते हैं। अध्यापक उदाहरण के द्वारा संज्ञा को समझाते हैं। तो उदाहरण 1 पहला दिया, आगरा एक सुंदर शहर है। अब अध्यापक विद्यार्थियों से पूछेंगे कि आगरा क्या है। ठीक है, अध्यापक विद्यार्थियों से पूछेंगे आगरा क्या है, विद्यार्थी कहेंगे आगरा एक शहर का नाम है या एक जगह का नाम है। ठीक है, वेरी गुड। फिर अध्यापक ने दूसरा उदाहरण दिया कि वहां एक गाय खड़ी है। गाय क्या है, वो कहें गाय एक जानवर का नाम है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, देखिए अभी कैसे पहुंचते हैं। सो अध्यापक ने कहा बहुत अच्छा, ऊपर दिए गए, अध्यापक बोलते हैं बहुत अच्छा, ऊपर दिए गए सभी उदाहरणों में आगरा, गाय, घड़ी, खुशी किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव को दर्शाते हैं। ऐसे शब्द जो किसी प्राणी, भाव, वस्तु या भाव, जगह के नाम को दर्शाते हैं वो संज्ञा कहलाते हैं। तो अब उदाहरणों के द्वारा आप परिभाषा पर पहुंच रहे हैं, इंडक्टिव मेथड कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर फिर अध्यापक चाहे तो और भी उदाहरण दे सकते हैं, और उदाहरण देने के बाद में इधर आप देखते हैं यहाँ पे एक वर्कशीट मूल्यांकन कॉलम में दे दी गई है, जिससे कि आप विद्यार्थियों की लर्निंग को टेस्ट कर सकते हैं। अभी इसके बाद में लास्ट में जो है रिकैप्चुलेशन स्टेज आ जाती है। रिकैप्चुलेशन स्टेज में आप क्या करेंगे, आपने गद्यांश की जो जो सूचना विद्यार्थियों को दी है, उस पर जो जो गद्यांश के मुख्य बिंदु रहे हैं उस पर आधारित डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेंगे, और उनके जो आंसर्स विद्यार्थी देंगे उन उत्तरों को आप जो है शामपट पर लिख देंगे। और एक टाइप की आपके जो उत्तर ऐसे लिखे होने चाहिए जो कि एक तरह का सारांश उस पर शामपट पर बनाएं, बजाय कि क्वेश्चंस आइसोलेशन में इंडिविजुअल क्वेश्चंस के आंसर होने के बजाय आपके क्वेश्चंस कनेक्टेड होने चाहिए, जो एक सारांश या एक गद्यांश का एक समरी टाइप का निर्माण कर लें। ठीक है, तो उसके बाद में लास्ट में आप होमवर्क की एक वर्कशीट विद्यार्थियों को दे सकते हैं। होमवर्क की वर्कशीट में मुख्य चीज़ क्या होती है, क्वेश्चंस विल बी बेस्ड ऑन, सबसे पहले एक्टिव वोकैबुलरी पर बेस, या वोकैबुलरी एक्टिव और रिकग्निशन दोनों को मिलाकर आप कोई क्रॉसवर्ड पजल दे सकते हैं, या विद्यार्थियों से कह सकते हैं कि इन शब्दों के पिक्चर ढूंढ कर लाइए, या कुछ भी रिलेटेड, जिससे कि आपको ये देखना चाहिए कि होमवर्क ऐसा होना चाहिए, स्टूडेंट शुड एंजॉय इट, नॉट स्टूडेंट शुड नॉट अंडरस्टैंड इट एज अ बर्डन, टेक इट एज अ बर्डन, इजंट इट, राइट। तो आप वो दे दीजिए। और एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन इज वेरी मच नेसेसरी। सो सम क्वेश्चंस ऑन वोकैबुलरी, सम क्वेश्चंस ऑन पैसेज इंफॉर्मेशन, एंड ऑलवेज रिमेंबर एक हायर ऑर्डर क्वेश्चन आपके पूरे पाठ में कहीं ना कहीं होना बहुत अधिक आवश्यक है, क्योंकि आज हम विद्यार्थियों की क्रिटिकल स्किल्स को डेवलप करने की कोशिश करते हैं, उनके हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स को डेवलप करने की कोशिश करते हैं। तो इट इज़ वेरी मच नेसेसरी कि कुछ क्वेश्चंस आप एप्लीकेशन बेस के पूछ सकते हैं कुछ, लेकिन ये क्या है, ये आपकी वो बोधात्मक जो स्टेज है, जो आत्मसाधीकरण स्टेज है, वहाँ भी आप क्वेश्चन उस टाइप के डाल सकते हैं। ठीक है, सो डियर स्टूडेंट्स, ये जो है आपका पूरा लेसन प्लान है। दिस इज ऑल अबाउट राइटिंग अ हिंदी लेसन प्लान बेस्ड ऑन 1 सब यूनिट। सो थैंक यू सो मच, हैप्पी लर्निंग।